हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट का क्या अफेक्ट होता है रिएक्शन पे। तो आप टॉपिक लिख लो, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। टॉपिक का नाम है आपके आज अफेक्ट अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिस्ट ऑन अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले आप कैटलिस्ट होता क्या है इसके बारे में समझो। तो सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में समझ बता रहा हूँ। एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द rate of rate of a reaction without itself undergoing any permanent chemical change permanent chemical तो देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की सिर्फ मतलब रिएक्शन की रेट बढ़ाएंगे। वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएंगे। मान लो कि आपने ए को बी से मिलाया और समझ लो इससे आपको सी प्लस डी मिला। अब आपने समझ लो यहाँ पे ई यूज किया है कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन में नहीं है। जैसे ए बी को मिलाया और ई आपने यूज किया एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट में इसका कोई प्रेजेंस नहीं रहता। ठीक है, तो मेन ये होता है जब आप दो रिएक्टेंट को मिलाओगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और इससे सी प्लस डी मिलेगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट में कोई प्रेजेंस नहीं होता। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बिना रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में आते हुए। मतलब आपके फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहेंगे, बस आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसमें फिर इसके अफेक्ट क्या होंगे। इसमें ना एक टर्म और ध्यान रखिए, इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इन इनहिबिटर्स, देखो इनहिबिटर्स क्या होंगे। सब्सटेंस सब्सटेंस विच reduce the rate of reaction. तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, इनहिबिटर्स जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे उसको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे बढ़ाते हैं उनको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट का क्या क्या अफेक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अब अगला देख, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए, कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट
ये रेट रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जो होता है इसको कम कर, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा आपका, ये अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें समझिए, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज गिब्स एनर्जी, ये आप ध्यान रखिएगा, गिब्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको आप डेल्टा जी से भी डिनोट कर सकते हो, एंड रिएक्शन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, डेल्टा जी। तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज इन डेल्टा जी गिब्स एनर्जी एंड डेल्टा एच, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी और डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज गिब्स एनर्जी एंड रिएक्शन एंथैल्पी, नो चेंज इन डेल्टा जी एंड डेल्टा एच, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये आपका उन्हीं पे वर्क करेगा जो रिएक्शन अपने आप से हो रही है। जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप प्रोसीड अपने आप होती है, तो उसमें ये कैटलाइज करेगा, बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती है उनमें ये कोई हेल्प नहीं करता। यानी जो रिएक्शन खुद से प्रोसीड कर रही है उसको तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, लेकिन जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जो अपने आप से नहीं हो रही, उसमें ये कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैटलाइज, कैटलाइसिस द spontaneous reaction, spontaneous spontaneous reaction, but does not catalyze catalyze non-spontaneous reaction, non-spontaneous reaction, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट जो होते हैं कैटलाइज करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, लेकिन डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे पॉइंट करा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी में कोई चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको केसी से आप लिखते हो, तो इसको मैं दोबारा, केसी में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी,
बट इट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्ट, अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बट इट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्टर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब इसका रीजन अगर समझ लो क्या होता है, आपका जो केसी होता है ना, वो के एफ बाई के बी होता है। अब अगर जितना आप अगर के एफ में चेंज करो उतना ही अगर के बी में चेंज कर दो, तो उससे फिर केसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या होता है, जो आपका कैटलिस्ट होता है, वो जितना के एफ में चेंज करता है उतना इसमें करता है। तो अगर दोनों में सेम चेंजेस हो रहे हैं तो केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है ताकि इक्विलिब्रियम में आप जल्दी पहुंच जाओ, मतलब फास्टर इक्विलिब्रियम अटेंड करने में हेल्प करेगा कि इजिली हो जाए, लेकिन केसी में कोई चेंज नहीं करेगा। टू नॉट चेंज। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। और रीजन इसका होता है कि जितना फॉरवर्ड में चेंज हुआ उतना ही बैकवर्ड में हुआ, तो फाइनल चेंजेस कुछ नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर इसमें देखो प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपके पास रिएक्टेंट, यहाँ पे आपने कैटलिस्ट, ठीक है, फिर इससे पहले बनेगा एक इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेरी बॉन्ड होंगे इसमें। ये जो होता है इसमें टेम्परो टेम्परेरी टेम्परेरी बॉन्ड बनेगा इसमें, टेम्परेरी बॉन्ड, टेम्परेरी बॉन्ड बिटवीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बीच में बनेगा, कैटलिस्ट के बीच में बनेगा। फिर इससे फाइनल आपका प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग हो जाता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट आपने यूज किया वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच से आपको एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें टेम्परेरी बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक ग्राफिकली समझा देता हूँ कि कैसे चेंज होता है। और आप ये ध्यान रखना, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आया है, ना आपका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ना कोई चेंज आया, ना डेल्टा जी में आया, ना डेल्टा एच में आया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना हमेशा। ओनली, ये अगर आप नोट करना चाहो तो लिख दो, ओनली ये चेंज। ठीक है, टू नॉट चेंज डेल्टा जी, डेल्टा एच, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। आप ये ध्यान रखना, ओनली ये चेंज, डू नॉट चेंज डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा, ये आप नोट कर लो। फिर मैं ना आपको थोड़ा इसका ग्राफिकल दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। एनसीईआरटी में एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाया हुआ है, वो मैं आपको
एक बार बना के दिखा देता हूँ, आप वो देख लो, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए। ये आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ। इसका एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, वो समझा रहा हूँ। हम्म, ये वाला ग्राफ आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना, मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ। देखो क्या है, ये जो ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक तरह से ग्राफ जो है आपका कैटलिस्ट का है, कि जैसे आपने जब कैटलिस्ट यूज किया तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा। ये जो आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, ये जो आपको सॉलिड लाइन वाला ग्राफ दिख रहा है, ये तब है जब आपने इसमें कोई रिएक्टेंट यूज, कैटलिस्ट नहीं यूज किया, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ, ये कब है, जब आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टेंट था, जिससे आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी आई वो है, ये देखो, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई रिएक्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। फिर आपने जब इसमें कैटलिस्ट यूज किया, देखो ये वाला जो डैश डैश वाला ग्राफ बना हुआ है, ये कब है, जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी यूज की, मतलब कैटलिस्ट यूज किया है, और रिएक्शन बाद में आप कैटलिस्ट यूज किया, तो देख लो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपका कम हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया अगर, तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगा। बट आपका एक चीज यहाँ पे समझना, आपको लास्ट क्लास में भी समझाया होगा मैंने, ये जो होता है डेल्टा एच, ये आपका डेल्टा एच होता है। तो देख लो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज है आपका, ठीक है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कैटलिस्ट की वजह से आप इस ग्राफ को नोट कर सकते हो और इसको समझ सकते हो कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी कम हो गई, लेकिन आपका डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। अब मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप पॉज करके एनसीईआरटी से नोट कर लो, ये अच्छा है, और इसमें लिख लेना, ये नाम है इसका, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, इसके हेडिंग के नाम डाल के ये ग्राफ आप लोग बना लो। ये मतलब इसमें जो ऊपर वाला ये वाला ग्राफ है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है, ये जो डैश डैश वाला ग्राफ है, ये विद कैटलिस्ट है, और यहां से ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की विदाउट कैटलिस्ट, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट। और आप देखोगे इसमें डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला कराऊंगा। पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, फिर अब हम लोग नया न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, ये आपका कैटलिस्ट से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम्म तो नेक्स्ट है आपका कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसमें वो है कोलिजन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, थ्योरी ऑफ केमिकल, केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इट बेस्ड ऑन, हाँ सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। फिर अब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप इसमें नोट करिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
According to this theory, reactant the reactant molecule the reactant molecule assumed assumed to be hard sphere and reaction is reaction is postulated to occur when molecules collide with each other collide with each other collide with each other। ठीक है, तो देखो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग एज अ हार्ड स्पेयर कंसीडर करते हैं, जो आपस में जब कोलाइड करेंगे तो उससे रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ आगे पॉइंट बताऊंगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूं। देखो सबसे पहले ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये समझ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको जेड से डिनोट कर रहा हूं मैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब जैसे देखो, अगर आपके समझ लो दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, इनको आपस में कोलाइड किया जिससे भी ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं जेड ए बी आपका इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे रेट आया, जेड ए बी क्या है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने मॉलिक्यूल एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में कोलाइड कर रहे हैं, इनटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे जेड ए बी देखो क्या है आपका, जेड ए बी ये तो हो गया आपका कोलिजन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, रिएक्टेंट ए एंड बी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी हो गया। फिर इसमें ये समझो क्या, ई की पावर माइनस ये
डिवाइड बाय आर टी। ये जो है ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ई ए बाय आर टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और greater than activation energy, activation energy E। तो देखो E माइनस ई आर टी क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ई है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ये, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी रिप्रेजेंट करता है उन मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, अब उसके बाद नया टर्म लिखिए, इसको पॉज करके आप कर लेना, मैं आगे करा रहा हूं। नया टर्म अफेक्टिव कोलिजन क्या है? एक नया टर्म अफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? अफेक्टिव कोलिजन। ये नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? तो इसका पहले डेफिनेशन लिखो। अफेक्टिव कोलिजन का डेफिनेशन लिखो। कोलिजन, कोलिजन इन विच, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कोलाइड with collide with sufficient kinetic energy, sufficient kinetic energy, kinetic energy, kinetic energy of bond, collision in which molecule collide with sufficient kinetic energy of bond between reacting molecules, reacting species and formation of reacting species and formation of new bonds, new bonds to form product, ठीक है। collision in which molecule collide with sufficient kinetic energy of the bond between reacting species and formation of new bond to form product, ठीक है। तो effective collision का मतलब सीधा होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर sufficient kinetic energy है और वो कोलाइड कर रहे हैं जिससे आपके नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस हुई है, देखो। कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी
यहां से ना एक चीज मिस हुआ है, मैं इसको दोबारा से लिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के बाद से यहाँ से ना मैं ये चीज दोबारा से करा रहा हूँ, इसमें थोड़ा पॉइंट मिस हुआ है मेरे से। तो देखो क्या है, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाँ, ये चीज मिस हुई थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एज टू, तो एज टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, so as to facilitate breaking of, breaking of bonds between reacting species, between reacting species is and formation, and formation, formation of new bonds to form product। तो देखो यहाँ पे अफेक्टिव कोलिजन का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी आपको इनफ सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेंगे, ताकि जो उनके बीच में एग्जिस्टिंग आपके बॉन्ड है वो ब्रेक हो और नए बॉन्ड बने, ताकि आपका प्रोडक्ट बने। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब सीधा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ताकि जब वो कोलाइड करें तो उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड फॉर्म हो। इसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, इसका एग्जाम्पल समझो आप। आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3, ठीक है, ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, ठीक है। और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, कि ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, और आपका OH माइनस इस पे अटैक, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये भी नेगेटिव ये भी नहीं, अगर इनके बीच में कोलिजन होगा तो ये रिपल कर जाएगा, बट अगर इनके बीच में कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो इसमें दो केसेस बन सकते हैं आपके। एक है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या रहेगा, आपका ये मॉलिक्यूल है और Br नेगेटिव है। तो देखो ये आपका डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। अब OH माइनस अगर इधर की तरफ आएगा, OH माइनस अगर इसको अप्रोच करेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, और ये वाला, ये मतलब इनके बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो ये नो प्रोडक्ट, इससे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, नो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये नो प्रोडक्ट बना। बट अगर अगर यही चीज ऐसे हो जाए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा, जैसे OH माइनस आपका अटैक करे दूसरी साइड से, डेल्टा पॉजिटिव साइड से, और इधर आपका Br नेगेटिव है,
देख रहे हैं, यहाँ से अटैक करेगा तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसे इंटरमीडिएट कहेंगे हम लोग। इसको इंटरमीडिएट कहेंगे। तो इससे आपको प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा वो। और प्लस में दिया मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको समझा, देखो इसको दोबारा से एक बार समझ लो। आपके पास एक दो रिएक्टेंट थे, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये आपका क्लोरो ब्रोमोमीथेन है। ये आप लोग ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हो। तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव नेगेटिव आपस में अप्रोच करेंगे तो रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, इसमें नो प्रोडक्ट है। बट अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वाला जो न्यूक्लियोफाइल है अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है, तो ये इस तरह से कुछ बॉन्ड बनाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इम्प्रॉपर में बन रहा है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा दूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। जैसे पहला पॉइंट है, द प्रॉपर पर ओरिएंटेशन, द प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज improper orientation, improper improper orientation improper orientation make them simply bounce back, simply bounce back, bounce back. And no product is formed, product are formed. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन कोलिजन थ्योरी, इन कोलिजन थ्योरी प्रॉपर इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग ये से डिनोट करते हैं। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर और प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स टुगेदर
together determine determine the criteria determine the criteria for criteria criteria for an effective collision effective collision effective collision and hence the rate of reaction can be the reaction देखो इसमें रेट ऐसे लिख सकते हो आप रेट जो होगा आपका हो जाएगा ये पी प्रॉपर ओरिएंटेशन को डिनोट कर रहा है जेड ए बी अफेक्ट मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट कोलिजन जो मॉलिक्यूल कोलाइड करे हैं और ये जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है ठीक है आप इसको नोट कर लो फिर मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके फिर मैं आगे थोड़ा और समझा देता हूँ इसमें आप इसको पॉज करके कर लेना मैं आगे करा रहा हूँ देखो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई रेट इक्वल टू पी जेड ए बी और ई की पावर माइनस में ई ए बाय आर टी ठीक है तो पी यहाँ पे पी का मतलब हो गया मॉलिक्यूल 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 विद प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन ठीक है इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो ये फ्रैक्शन में रहेगा जेड ए बी है ये जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड मॉलिक्यूल कोलाइड ठीक है और ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी फ्रैक्शन ऑफ ये एनर्जी ज्यादा होगा एक्टिवेशन में ठीक है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख लेना यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रख लेना थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है आप इसको पहले नोट कर लो फिर इसका एक ड्रॉबैक लिखा देता हूँ इसका ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक ड्रॉ तो इसका ड्रॉबैक ये होता है इट कंसीडर एटम और मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर इट कंसीडर्ड एटम मॉलिक्यूल टू बी हार्ड हार्ड स्फीयर and ignore ignores their structural aspect their structural aspect तो देखो एक चीज ध्यान रखना
जो हम लोग कोलिजन थ्योरी में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एज अ हार्ड स्फीयर ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उस चीज को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इट कंसीडर एटम मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। और फिर एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें एक है अ, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो इसमें देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। पीवाई देखो, एनसीईआरटी में तो इससे रिलेटेड ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज में है, तो वो एक दो क्वेश्चन जो है मैं करा दे रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहला है द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द रिएक्शन। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होता है, ना इसके में होगा, ना इसमें होगा, ना इंटर में, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो 73 का भी वही सेम होगा। ये लेस देन हो जाएगा, जैसे आपका क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपका कम हो जाता है। Hmm. 74। तो आप इसका आंसर सी कह सकते हैं, ये हो, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, और नहीं नहीं, इसका आंसर आपका होना चाहिए, रेट आपका बढ़ जाएगा ना, तो ये होगा, क्योंकि आपका रेट आपका बढ़ रहा है ना इसमें। क्योंकि आपका अगर एक्टिवेशन एनर्जी ये विल बी सेम ग्रेटर देन लोअर देन ये ऑफ द रिएक्शन, ये तो आपका फिर ये ना क्वेश्चन में थोड़ा ना, मतलब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। क्योंकि देखो, बायोकेमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द एब्सोल्यूट रेट ऑफ, आप यहाँ पे तो रेट दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है ये, ठीक है, ये चीज समझिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन आपको इन्होंने ये दे दिया है। और फिर इफ द सेम रिएक्शन कैरिड आउट इन द, और ये फॉर द रिएक्शन विल बी, अब ये आप ऐसे कैसे, मतलब ये तो है कि आपका कम होगा, तो इसमें डाटा इसमें ये कैंट बी प्रेडिक्ट, ये तो आप कह सकते हो उससे ये की वैल्यू आपकी लेस देन होगी, बट इसमें कुछ दे ही नहीं रखा ना, किससे लेस देन करोगे, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा इशू है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, तो इसको आप इग्नोर, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना क्योंकि इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। जैसे वैसे आपका आंसर इसका सी हो सकता है, बट वो तब होता है जब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी होती है, जबकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, ये कर लेना। अब अगला, मैं इसका आंसर सी मान लो। ठीक है, अगला करो फिर। अब अगला देखते हैं क्या है। ये सब देखो सेम सेम क्वेश्चन है। ये आपका चेंज हो जाएगा, इसमें डू नॉट चेंज। ये आपका बदलता है, डेल्टा जी नहीं चेंज होता, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ये सब पहले मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। हम्म, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैंने आपको बता दिया, ये होता है बी होगा। ई की पावर हाफ लाइफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का आपको मैंने बता दिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन और ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इफेक्टिव। तो ये आपको डेफिनेशन मैंने करा रखी है, तो आप ये लोग कर लेना। इसका बी है, 88 का बी होगा, और 89 का मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्या है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और मतलब आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अगर आप सी पार्ट देखो तो इसमें अफेक्टिव कोलिजन की दो कंडीशन बतानी है ना, तो इसमें होनी चाहिए सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहला तो हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और दूसरा हो जाएगा इसका अफेक्टिव सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। सुफिशिएंट काइनेटिक, जो दो कंडीशन है, सुफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये वाला हो जाएगा। अब आपको मैंने एक तरह से केमिकल काइनेटिक्स, आपका टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग इतना कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।